अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ओलाडॉग पॉडकास्ट जो कि स्पॉन्सर्ड है डीकेटी पाकिस्तान और केएफडब्ल्यू। सबसे पहले मैं आपको अपने स्पॉन्सर्स के बारे में बताती चलूं क्योंकि ये जो पूरी वीडियो है और जो प्रोडक्ट है ये इन दो कंपनीज ने स्पॉन्सर की है। डीकेटी पाकिस्तान और केएफडब्ल्यू पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ केपी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ मिलके 200 धनक क्लिनिक्स जो हैं वो अक्रॉस दीज प्रोविंसेस को फैला रहे हैं, जिसमें किया जाएगा मिडवाइव्स और एलएचवीज को एम्पावर किया जाएगा कि वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के तौर पे काम करें और स्पेसिफिकली काम करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज में, जो कि बड़ी चीज़ें ज़रूरी हैं। बच्चे की पैदाइश में वक्फे कितना हो और मिसकैरेज और इस तरह की चीज़ों के अंदर जो आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करते हैं उसकी इंफॉर्मेशन और उसकी किस तरह से प्रोवाइड करनी है वो चीज़ें, उनको एम्पावर किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट ना सिर्फ जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं एलएचवीज और मिडवाइव्स उनको एम्पावर करेगा बल्कि कॉमन पब्लिक के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा। इसी सिलसिले में हमने आज दावत दी है। डॉक्टर साहिबा हैं हमारे साथ, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं और हम बात करेंगे। टॉपिक हमारा ये है कि मिसकैरेज हो जाता है यानी हमल ज़ाया हो जाना या सिजेरियन आपका होता है जिसको कहते हैं बड़े ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है, तो उसके बाद कितने अरसे के बाद जो है वो अगला हमल जो है वो हो जाना चाहिए। जो वेजाइनल डिलीवरी होती है यानी कहते हैं नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, उसमें तो अक्सर लोग देखा गया है कि फ़ौरन से कंसीव कर लेते हैं, लेकिन जब एक मिसकैरेज होता है यानी बच्चा ज़ाया हो गया है, अबॉर्शन हो गया है, तो उस सिलसिले में एक ये इमोशनल पेन बहुत बड़ी है। तो इस सिलसिले में हमने डॉक्टर साहिबा तहमीना सरदार को इनवाइट किया है। वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया है कि आज मैं इस अहम टॉपिक के ऊपर जो है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों तक ज़रूर पहुंचा सकूं, क्योंकि मेरे हिसाब से फैमिली प्लानिंग या फिर बच्चों में वक्फा देना माँ और बच्चे और फैमिली की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका ये सवाल था कि मिसकैरेज के बाद क्या वक्फा किया जाना चाहिए या नहीं। तो मिसकैरेज के तो फ़ौरन बाद मैं वक्फे को बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हूँ, क्योंकि इससे ना सिर्फ ये कि माँ की जो है वो फिज़िकल हेल्थ इम्प्रूव होती है बल्कि उसकी मेंटल हेल्थ में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती है और उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट मिलती है। बहरहाल दूसरा सवाल आपका ये था कि कितना वक्फा होना चाहिए। तो ये वक्फा कितना होना चाहिए ये तो डिपेंड करता है इंडिविजुअल नीड्स के ऊपर कि पेशेंट की एज क्या है, उसका फैमिली साइज क्या है, मिसकैरेज की टाइप क्या थी, लेकिन मिनिमम आपको जो है ना वो 6 मंथ का गैप तो जरूर देना चाहिए। अच्छा डॉक्टर ज़मीना, मुझे ये बताइएगा कि अगर मिसकैरेज हो गया है या सी सेक्शन हुआ है, बड़ा ऑपरेशन जिसे कहते हैं, अगर वो हुआ है तो उसके फ़ौरन बाद जो है कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में सोचना चाहिए फीमेल को, और अगर सोचना चाहिए तो ऐसे कौन से मेथड्स हैं? देखिए, मिसकैरेज और सेक्शन के बाद आपको फैमिली स्पेसिंग या वक्फे के लिए सोचना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इससे एक तो पेशेंट को रिकवरी में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, वो जिस्मानी तौर पे और जहनी तौर पे वो जल्दी अपने आप को जो है वो स्टेब्लिश कर पाता है। दूसरा, आप ये सोचें कि एक माँ पूरे 9 माह जो है ना वो बच्चे को अपने पेट में रखती है, उसका बोझ उठाती है, फिर वो लेबर की मशक्क़त में से गुजरती है, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो, सेक्शन हो, उसमें से गुजरती है, और खुदा न खासा अगर किसी का मिसकैरेज हुआ है तो वो तो वैसे ही उसके लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा बन जाता है। तो ऐसे में अगर हम उसको थोड़ा सा फैमिली का गैप देंगे, फैमिली में वक्फा देंगे, तो उसको एक टाइम स्पेस मिल जाती है कि वो अपने आप को इमोशनली भी स्टेबल कर पाती है और दूसरा जो है वो अपने आप को जो है ना फिजिकली भी अपनी हेल्थ के ऊपर जो है वो फोकस कर पाए। तो मैडम, एक तो इमोशनल चीज़ हमने डिस्कस कर ली, दूसरा क्या नुकसान है कि फौरी तौर पे अगर कंसीव कर लेते हैं मिसकैरेज के बाद, वो हमारी तो गांव देहातों में वो कहती हैं कि हम तो 10-10 15-15 बच्चे पैदा करते थे, आजकल की औरतों के तो नखरे हो गए हैं। जब भी मिसकैरेज होता है तो आमतौर पे आप जैसे फर्स्ट तो यही कहते हैं जेनेटिक एब्नॉर्मलिटीज जो उसकी कॉज हो सकती है, जिसमें माँ का न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज होना बहुत बड़ा फैक्टर है। खून की कितनी कमी है हमारी औरतों में, हमारे देहातों में जो है ना बहुत ज़्यादा, जैसे आपने जिक्र किया, खून की कमी होना, फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होना, ये सारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज जो है वो वीक सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से वीक प्रेगनेंसीज बनेंगी और ऑब्वियसली फिर जो है ना मिसकैरेज के चांसेस भी बार बार बढ़ जाता है। कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं लेकिन उनको भी इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए। लेकिन पहले आप एक हमल से फारिग होते हैं, फिर उसके बाद आपका साइकिल रीस्टेब्लिश होगा, आपके मैसेज जब दोबारा शुरू होंगे तो फिर कुछ टेस्ट हैं जो आपका गायनेकोलॉजिस्ट जो वो देखते हुए आपकी उसकी कॉज क्या थी, वजह क्या बनी है आपके मिसकैरेज की, वो आपको टेस्ट एडवाइस करेगा। तो वो टेस्ट भी करवाने के लिए कम से कम आपको जो है ना 3 to 4 मंथ्स
बीच में रेगुलर साइकिल्स पे होना चाहिए ताकि आपके प्रेगनेंसी के हार्मोन्स पूरी तरह वापस चले जाएं। ठीक है मैडम, ये तो हमने डिस्कस कर लिया मिसकैरेज के केस में। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी कॉमन है, सी सेक्शन, यानी ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन के जरिए जो बच्चा पैदा होता है। उसके बाद क्या 6 महीने का वक्फा कम से कम ज़रूरी है, क्या साल का वक्फा ज़रूरी है? आपका क्या इसमें देखिए, सिजेरियन के बाद मिनिमम जो गैप है वो 6 मंथ, और बहुत सी स्टडीज जो है ना वो भी मैक्सिमम जो है ना आप कहते हैं 6 मंथ्स टू 18 मंथ्स का गैप जरूर रखें आप ना। लेकिन कुछ स्टडीज हमारी ऐसी भी हैं जो कि 24 मंथ्स का जो है ना गैप को रिकमेंड करती हैं। बेसिकली अगर गैप आपका 6 मंथ से कम है तो इसमें बहुत से प्रॉब्लम आपके नेक्स्ट प्रेगनेंसी में आ सकते हैं, जिसकी उसमें कॉमन प्रॉब्लम ये है कि माँ में पहले खून की कमी थी, नेक्स्ट भी खून की कमी रहेगी, वो उससे रिकवर नहीं कर पाएगी। दूसरे चांसेस हो सकते हैं कि अगर वो नॉर्मल लेबर का ट्रायल लेना चाहती है तो यूट्रस रप्चर हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ इफेक्ट हो सकती है, बच्चा लो बर्थ वेट पैदा हो सकता है, या वक्त से पहले दर्दें लग सकती हैं। इसलिए मिनिमम 6 मंथ टू 18 मंथ्स का गैप इज मस्ट। इस पे ये गैप इसलिए भी जरूरी है कि आप ये वक्त अपने बच्चे को भी दे सकें और अपनी हेल्थ को भी दे सकें, ताकि आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए मेंटली एंड फिजिकली दोनों तौर पे पूरी तरह तैयार हो। अच्छा मैडम, आपने जिक्र किया कि 6 महीने कम से कम, तो 6 महीने तो आई थिंक उतनी देर में तो इंसान को भी समझ ही नहीं आ रही होती, वो पिछले प्रेगनेंसी से या वो सिजेरियन जो है कहते हैं हील होने में चीज़ें, इमोशनली अगर मिसकैरेज है तो उसमें भी वो, तो आप क्या कहते हैं 6 मंथ्स कुछ कम अरसा नहीं है? नहीं, मेरा 6 मंथ ऑब्वियसली ये कम ड्यूरेशन जरूर बनता है, लेकिन मिनिमम 6 मंथ का टेन्योर मैंने सिर्फ उन कपल्स के लिए दिया है जहां एज फैक्टर्स का काउंट हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी पेशेंट ही 39 इयर्स एज की है और उसने अभी उसका फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ है, तो वो चाहती है कि फैमिली साइज वो चाहती है 2 to 3 किड्स, तो ऑब्वियसली मैं उसको 2 to 5 इयर्स का गैप रिकमेंड नहीं कर सकती, अदरवाइज शी विल बी इनफर्टाइल इन नेक्स्ट 3-4 इयर्स। तो इसलिए इट्स बेटर कि उन केसेस में, स्पेशल केसेस को मैंने मिनिमम टेन्योर 6 मंथ का कहा है, लेकिन रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप नेक्स्ट सेक्शन में नॉर्मल मतलब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में नॉर्मल का ट्रायल लेना चाहते हैं तो एटलीस्ट 18 to 24 मंथ्स का गैप दें। सही, वेरी राइट। अच्छा, अब एक और मिथ जो बड़ी डिस्कस होती है कि ये जितने भी हम मेथड्स कॉन्ट्रासेप्टिव के यूज़ करते हैं, आज जो पर्टिकुलरली हमने बात करनी है वो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस की बात करनी है, जिनको हम कहते हैं कि वेजाइनली रख लेते हैं, और मैडम क्या कहते हैं उर्दू में ये लफ्ज़ होते हैं, छल्ला रख लेते हैं, हाँ जी, ये हाँ कॉलोकियली बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसकी कुछ लोगों के दिमागों में कुछ वहम है कि क्या ये परमानेंटली तो नहीं इनफर्टिलिटी कर देगी, दोबारा बच्चा ही नहीं होगा, या हमारे कोई हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। उस सिलसिले में आपकी जो पर्सनल प्रैक्टिस है वो क्या कहती है? देखिए, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो हैं इसमें 2 तरह की हमारे पास तरीके अवेलेबल हैं, एक तो हार्मोनल है और एक नॉन हार्मोनल है। हार्मोनल में मारीना आ जाती है, नॉन हार्मोनल में कॉपर टी आ जाती है। पर्सनली जो आपने मेरे एक्सपीरियंस की बात की, तो मैं अक्सर कॉपर टी में कहती हूँ कि 80% सेटिस्फेक्शन रेट है पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये आपका साइकिल डिस्टर्ब नहीं करती, आपका साइकिल जो है मंथली रहता है, रेगुलर रहता है, जिससे पेशेंट का सेटिस्फेक्शन रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। जो हार्मोनल डिवाइसेस हैं उनके साथ अक्सर आपका साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है, तो समटाइम्स पेशेंट जो है ना वो उसको वरीज होना शुरू हो जाती है कि शायद मेरा साइकिल डिले हो गया है, तो कहीं मैंने कंसीव तो नहीं कर लिया या हमल तो नहीं ठहर गया। दूसरा आपने ये पूछा कि फर्टिलिटी क्या ये परमानेंटली इनफर्टाइल तो नहीं कर देती, तो ऐसा कतई नहीं है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस जो है ना ये वो इस हिसाब से बेस्ट है कि आप जैसे इसको रिमूव करेंगे फर्टिलिटी फौरन रिवर्सिबल ऑप्शन है। लेकिन ये बात मैं इन केस ऑफ नॉन हार्मोनल डिवाइसेस कर रही हूँ। अगर कोई हार्मोनल यूज किया है और उसमें आपका साइकिल डिस्टर्ब हो गया है, तो मे बी साइकिल डिस्टर्बेंस की वजह से उसके रिवर्स होने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन परमानेंट इनफर्टिलिटी वो भी नहीं करती। ओके, वेरी राइट। अच्छा, अब हमने इस चीज़ को तो इस्टेब्लिश कर लिया कि कॉन्ट्रासेप्शन बड़ी ज़रूरी है मिसकैरेज और सी सेक्शन के बाद स्पेसिफिकली, तो अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की हमने बात की है, हीर की कुछ रेंज है जिसके ऊपर आज हमने स्पेसिफिकली बात करनी है, ऑडियंस को बताना है कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। तो उसके सिलसिले में आप बताएं कि कौन कौन सी रेंज हमारे पास अवेलेबल है और वो किस तरह से डिसाइड होगा कि किसके लिए कौन सी है। देखिए, हीर की जो है ना 4 टाइप्स अवेलेबल है हमारे पास। एक सिंपल कॉपर टी है और एक जो है आपका सेफ फ्लोट हीर है। बेसिकली जो खवातीन डिलीवरी से अभी रिसेंटली फारिग हुई हैं, चाहे वो आपके सिजेरियन के जरिए हुई या नॉर्मल डिलीवरी के जरिए फारिग हुई हैं, अगर तो वो अपना कॉन्ट्रासेप्शन डिसाइड कर लेती हैं विद इन 48 आवर्स या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी,
उनका डिसाइडेड है, फिर तो उनके लिए बेस्ट है कि आप सेफ लोड हीर उसके लिए जो है ना वो फौरी तौर पे यूज़ कर लें, क्योंकि वो रखना आसान होती है, वो 10 ईयर्स तक की आपको ऑलमोस्ट जो है ना वो सेफ्टी देती है। ठीक है, और अगर वो पेशेंट उस टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे या विद इन 48 आवर्स उसका डिसीजन नहीं हो पाता और वो आफ्टर 4 वीक्स डिसीजन करती है, तो फिर आप किसी भी टाइम पे कॉपर टी यूज़ कर सकते हैं, वो भी 10 ईयर्स का जो है ना वो गैप देती है। ठीक है, कॉपर टी। और जो है एक इनकी अवेलेबल है सिल्वर लाइन जो है वो कॉपर टी अवेलेबल है, वो स्पेशली वर्किंग लेडीज के लिए जो है ना वो डिज़ाइन की गई है, क्योंकि वो कंफर्टेबल है पेशेंट्स के लिए। जो वर्किंग लेडीज़ हैं तो उनको ऐसे ही लगता है जैसे कोई लाइट वेट सी चीज़ है इंट्रोड्यूस, उनको कोई फॉरेन बॉडी का जो है ना वो एहसास ज़्यादा नहीं होता। इसके अलावा इनकी एक ऑप्शन अवेलेबल है जो कि नली पैरस। नली पैरस ऐसी खवातीन जिनकी कोई भी डिलीवरी नहीं हुई, जैसे न्यूली वेड है, कपल है, वो अपनी कैरियर प्लानिंग चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि अभी जी हम 5 इयर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए हम अभी कंसीव नहीं करना चाहते, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे, कैरियर एस्टेब्लिश करेंगे, तो उनके लिए स्लीक हीर जो है ना वो सूटेबल है। उसका वजह यही है कि वो एक तो फ्लेक्सिबल रॉड के साथ होती है एंड इजी टू इंसर्ट हो जाता है। जो नली पैरस है, जिस यूट्रस ने कोई पेन ना ली हो उसके अंदर रखना जो है ना वो स्लीक हीर आसान हो जाता है। ओके, अच्छा ये बताइएगा कि इन चीज़ों के बारे में बड़ी मिसकंसेप्शंस भी हैं कि जी साइड इफ़ेक्ट्स इनके बहुत ज़्यादा हैं, ये फंस जाती है, कोई गुम जाती है, तो ये जो डर एक ख़वातीन के अंदर होता है, हम सुनते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, कॉम्प्लिकेशन किसी भी प्रोसीजर की या किसी भी मेडिसिन की हो सकती है। इवन मैं कहती हूँ पैराडोल की भी कॉम्प्लिकेशंस है, इट कुड अफेक्ट योर लिवर टू। अगर आपने सिलेक्शन ऑफ पेशेंट केयरफुली की है और आपका रखने वाला जो डॉक्टर है या जो भी आपको केयर प्रोवाइडर है वो आपका एक्सपर्ट है, तो इंशाल्लाह ये फंसेगी नहीं। ठीक है, अदरवाइज इन एक्सपर्ट हैंड्स इसकी कॉम्प्लिकेशन रेट लेस देन 1% है, जिसमें सिर्फ ये इंक्लूड नहीं है कि वो फंस जाएगी, अदर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं कि वो निकल गई है या वो मेंस्ट्रुअल रेगुलरिटी कर रही है या वो आगे मूव कर गई है, मतलब बाज का ये एक्सपेल भी हो जाती है हैवी साइकिल्स की वजह से। ठीक है, केयरफुल सिलेक्शन की मैंने बात की थी, स्पेशली इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस हैं, आप सेप्टिक अबॉर्शन या इन्फेक्शन की सूरत में आप कतन फौरी तौर पे ना रखें, पहले इन्फेक्शन ट्रीट करें और फिर रखें, तो वो कभी भी फंसती है। ये तो फिर डॉक्टर के बिहाफ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, नो डाउट। केयरफुल सिलेक्शन एंड आपका केयर प्रोवाइडर की कितनी एक्सपर्टीज है, ये दोनों चीजें जो है ना मैटर करेंगी। अच्छा, हमने बड़ी इंटरेस्टिंग बात डिस्कस की कि जी फंस जाती हैं, मिसप्लेस हो गई है या इस तरह की जो बातें। अब ये एक कॉमन जो पेशेंट है, क्या उसको ये चीज़ें महसूस हो रही होती हैं, या वो किस तरह से इस चीज़ को चेक करे कि क्या जो मेरी IUCD है वो इन प्लेस है, ठीक है, उसका मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किस तरह के प्रॉब्लम्स के बाद आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए? देखिए, यूजुअली जब भी पेशेंट को कॉपर टी रखते हैं तो हम एक्सप्लेन करते हैं कि आपने इसको कैसे चेक रखना है। इसके साथ एक थ्रेड होता है जो मैं तो हमेशा कट करके उसका एक पार्ट उसको फील कराती होती हूँ कि इसका टेक्सचर फील कर लें, इसको आप देख लें। उसको रखने से पहले भी उसको दिखाती हूँ कि ये किस टाइप की है, कितना साइज है, टी की शक्ल की है और किस शक्ल की बनी हुई है। उसमें होता ये है कि फर्स्ट साइकिल के बाद तो हम कहते हैं कि आप अपने केयर प्रोवाइडर के पास जाके एक दफा दिखा लें, वो देख ले कि हैवी फ्लो या किसी ब्लीडिंग के दौरान वो सेटल रही है, अपनी जगह से तो नहीं हिली, स्कैन करके देख लें। इसके बाद पेशेंट खुद से उसके थ्रेड को एग्जामिन करके अंदाजा कर सकते हैं कि वो अपनी प्लेस पे है या नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं, कॉन्ट्रासेप्शन की उनको भी ज़रूरत है, तो क्या ये जो IUCDs हैं, ये हीर की जितनी भी हमने रेंज डिस्कस की, क्या ये सेफ होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर? ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स में इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस स्पेशली जो नॉन हार्मोनल जिसमें आपकी हीर कॉपर टी आ जाती है, ये बिल्कुल सेफ है। ये सेफ्टी इसकी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा हो जाती है कि ये आपकी जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको अफेक्ट नहीं करती। आप फीड जब तक कराना चाहते हैं आप इजीली इसको जो है ना वो फीडिंग को कंटिन्यू रख सकते हैं। इसकी बजाय अगर आप सर्टेन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं जिसमें जैसे कंबाइंड पिल्स आ जाती हैं, वो बल्कि सेफ नहीं होती हैं क्योंकि वो आपकी मिल्क प्रोडक्शन को जो है ना वो बैडली इफेक्ट करती हैं। हालांकि देखा गया है कि लोग कहते हैं गोली चलो खा लेंगे, ये पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है जो रखनी है, तो इससे बल्कि लोग रिलक्टेंट होते हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रादर ये सेफ हैं गोलियों से। नो डाउट कॉपर टी डिवाइसेस या नॉन हार्मोनल मेथड जो है आपका वो सबसे सेफेस्ट है क्योंकि इसने आपकी ब्रेस्ट फीडिंग को किसी भी वे से इफेक्ट नहीं करना। सो व्यूअर्स, आज हमने डिस्कस किया कि फैमिली प्लानिंग सर्विसेज और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसके अंदर
स्पेसिंग यानी बर्थ स्पेसिंग यानी बच्चों की पैदाइश में वक्फा कितना ज़रूरी है, उसके लिए हमने डिस्कस किया कि हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे हीर IUCDs अवेलेबल हैं। अगर आपको या आपके प्यारों को इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत है तो प्लीज़ आप अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रब्ता करें। और दूसरा, हमने DKT पाकिस्तान और KFW के साथ जो स्पॉन्सरशिप थी उसमें धनक क्लिनिक्स हैं, 200 धनक क्लिनिक्स हैं अक्रॉस पंजाब एंड KP, तो उस वहाँ पे ये सर्विसेज सारी दी जा रही हैं। इन द एंड आई वुड लाइक टू thank Dr. Tamina Sardar for joining us today. It was a fruitful discussion and I hope हमारे viewers को बहुत फ़ायदा हुआ होगा इसका। Thank you.